तो आज हम लोग देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जिसको क्या कहते हैं, तो डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, नहीं तो किसी ध्रुवीय अणु में यानी द्विध्रुव आघूर्ण, तो किसी ध्रुवीय अणु में आवेश के परिमाण तथा आवेश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे किसके द्वारा, तो इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण निकालना होगा हमको, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आवेश के परिमाण में आवेश के बीच की आवेशों के बीच की दूरी से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालने के लिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम किसके द्वारा सूचित किए हैं, तो म्यू द्वारा सूचित किए हैं। तो आवेश के परिमाण को मान लेते हैं क्या, क्यू, यानी आवेश कितना था तो क्यू, यानी आवेश का परिमाण कितना था तो क्यू, और आवेश के बीच की दूरी को मान लेते हैं आर। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू इंटू आर। अब जो है यहाँ पर इसका हमको क्या पूछे, इकाई पूछे कि इसका इकाई क्या होगा। तो आप जानते हैं आवेश का इकाई क्या होता है, तो आवेश का इकाई होता है कूलम, और दूरी का इकाई क्या होता है, तो मीटर, यानी कि कूलम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। लेकिन प्रायः इसे डी बाय में क्या किया जाता है, मापा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई क्या होता है, तो कूलम मीटर नहीं, लेकिन इसको मापा किस में जाता है, प्रायः तो डिवाई में, यानी कि इसको जो व्यक्त करते हैं किस में व्यक्त करते हैं, तो डिवाई में, क्योंकि कूलम मीटर में व्यक्त करना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, इसी कारण इसको किस में व्यक्त करते हैं, तो डिवाई में, क्योंकि कूलम मीटर का मान जो है थोड़ा लंबा होता है, नहीं लिखने में इसमें जो डिजिट आते हैं लंबे बड़े डिजिट आते हैं, तो थोड़ा सा जो है सो मुश्किल होता है, इसलिए इसको किस में लिखते हैं, तो डिवाई में व्यक्त करते हैं। तो डिवाई होता क्या है, नहीं तो देख लेते हैं कि डिवाई क्या होता है। तो एक डिवाई जिसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, नहीं डिवाई को क्या लिखते हैं, डी। तो एक डिवाई इक्वल टू होता है 3.33564 गुने 10⁻³ कूलम मीटर। नहीं, ये कन्वर्सन फैक्टर भी हो गया, और आपको पता चल गया होगा कि इतने यानी कि इतने छोटे मान को, यानी कि ये जो मान है बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा मान है, लेकिन अंकों की संख्या इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको एकदम छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डिवाई को। और एक डिवाई कितना के बराबर होता है, तो 3.33564 गुने 10⁻³ कूलम मीटर। तो ये कन्वर्सन फैक्टर है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाई को कूलम मीटर में, और कूलम मीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिवाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा आगे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, नहीं क्या देखेंगे कि ये जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ये एक सदिश राशि होता है। ये क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। पूछेगा द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि कौन सी राशि होती है, तो आप बता सकते हैं सदिश राशि,
यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि वही होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, नहीं यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा ही, यानी कि आंकिक मान तो होगा ही, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तो होबे करेगा, उसके साथ साथ उसमें क्या होंगे तो दिशा भी होंगे, नहीं उसमें क्या होंगे दिशा, उसी को हम क्या कहते हैं सदिश राशि। अब जो है इससे रिलेटेड और क्या टर्म सब है उसको भी यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है यानी द्विध्रुव आघूर्ण किसी अणु में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, उसके बाद इसे जो है इसको यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण को तीर चिन्ह, किसके द्वारा तीर चिन्ह यानी कि एरो लाइन द्वारा क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है। यानी किसी अणु में आपको द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो दिखाना हो तो कैसे दिखाइएगा तो क्रॉस तीर के चिन्ह द्वारा। और कौन से तीर के चिन्ह द्वारा तो क्रॉस तीर के चिन्ह द्वारा। तो क्रॉस तीर का चिन्ह किसको कहते हैं और तीर का चिन्ह किसको कहते हैं। तो पहले जो है इसको सीधे तीर के चिन्ह द्वारा ही क्या किया जाता था दिखाया जाता था। यानी किसी अणु में जब हमको द्विध्रुव आघूर्ण व्यक्त करना होता था कि द्विध्रुव आघूर्ण इसमें हम कैसे दिखाएंगे, तो दिखाने के लिए पहले क्या किया जाता था तो पहले जो है सीधा तीर का चिन्ह। लेकिन चूंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दिखाने के पीछे मकसद क्या होता है तो द्विध्रुव आघूर्ण दिखाने के पीछे मकसद होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिवर्तन होता है, जो कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिवर्तन होता है। तो उसी इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिवर्तन को दिखाने के लिए क्रॉस तीर के चिन्ह का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। तो क्रॉस तीर का चिन्ह का मतलब क्या हुआ, नहीं तो ये हुआ सिंपल तीर का चिन्ह, नहीं ये सिंपल तीर का चिन्ह, और पीछे से थोड़ा कट लगा दीजिएगा तो ये कैसा हो जाएगा तो इसको पढ़ा जाता है क्रॉस तीर चिन्ह, नहीं यानी क्रॉस एरो लाइन। अब ये जो है यानी कि क्रॉस तीर चिन्ह द्वारा व्यक्त करने का यानी द्विध्रुव आघूर्ण को क्रॉस तीर चिन्ह द्वारा व्यक्त करने का रीजन क्या है, नहीं रीजन क्या है तो उसको हम समझेंगे। तो क्रॉस तीर चिन्ह द्वारा व्यक्त इसलिए किया जाता है नहीं कि इसमें आवेश के दिशा को दिखाया जाता है, किसको आवेश के दिशा को। ये क्रॉस तीर का जो चिन्ह है इसका ये वाला भाग सिर कहलाता है या सिरा कह सकते हैं, यानी कि ये हेड हो गया, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है पूछ या पुच्छल सिरा, यानी कि जिसको टेल कहते हैं। और इसका जो है ये जो पूंछ है, पूंछ कहाँ रखा जाता है तो पूंछ रखा जाता है धन आवेश के तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के तरफ किसको रखा जाता है तो पूंछ को। और सिर को किधर रखा जाता है तो सिर को ऋण आवेश के तरफ रखा जाता है, यानी माइनस चार्ज के तरफ। किसमें रखा जाता है तो ध्रुवीय अणु में, नहीं तो कोई ध्रुवीय अणु होगा तो उसमें स्वाभाविक है कि प्लस और माइनस चार्ज होगा। तो प्लस और माइनस चार्ज होगा तो प्लस और माइनस चार्ज में तीर के चिन्ह को कैसे रखेंगे तो यानी कि उस तीर के चिन्ह का जो है पूंछ वाला भाग किधर रहेगा तो धनावेश के तरफ, और सिर यानी कि हेड वाला जो भाग होगा किधर रहेगा तो वो ऋण आवेश के तरफ रहेगा, ठीक है ऋण आवेश के तरफ रहेगा। तो क्रॉस एरो लाइन द्वारा, किसके द्वारा क्रॉस एरो लाइन द्वारा किसको व्यक्त करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं। और इससे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ टर्म सब है उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अणु है उसमें एक ही बॉन्ड बना है, जैसे कि ए और बी, ठीक है ए और बी। तो इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको सीधा द्विध्रुव आघूर्ण ही कहेंगे, ठीक है उसको सीधा क्या कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण ही कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई अणु है और इसमें ए जो है बी के साथ भी बॉन्ड बनाया, सी के साथ भी बॉन्ड बनाया और डी के साथ भी बॉन्ड बनाया, नहीं यानी कि यहाँ पर बॉन्ड की संख्या कितनी है तो 3 और इसमें बॉन्ड की संख्या कितनी है तो 1। तो यहाँ पर जो यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको सीधा क्या कहेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन यहाँ पर अगर तीनों बंधनों के बीच द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, नहीं तीनों बंधनों के बीच द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा ये तो यहाँ पर ये आबंध आघूर्ण। तो इसको जो है द्विपरमाण्विक अणु कह सकते हैं और इसको क्या कहेंगे बहुपरमाण्विक अणु, नहीं यानी कि डाई एटॉमिक ये हो गया डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाण्विक, और द्विपरमाण्विक मतलब जिसमें 2 ही परमाणु। और ये कैसा हो गया तो बहुपरमाण्विक
बहुपरमाणविक किसको कहेंगे, यानी कि मल्टी एटॉमिक। तो बहुपरमाणविक किसको कहेंगे, तो जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो, तो 2 से अधिक हो, जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक हो उसको बहुपरमाणविक। तो परमाणुओं की संख्या स्वाभाविक है कि 2 से अगर अधिक होगी तो वहाँ बंधनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बंधनों की संख्या बढ़ेगी नहीं तो वहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ेगा, और द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा तो वो द्विध्रुव आघूर्ण किस नाम से जाना जाएगा, तो आबंध आघूर्ण के नाम से। किस नाम से, आबंध आघूर्ण नहीं, आबंध आघूर्ण के नाम से, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जिसको अंग्रेजी में बॉन्ड मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड मोमेंट नहीं। अब जो है मान लीजिए यहाँ पर सिंपल है कि एक ही बॉन्ड है तो एक ही जगह द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक बॉन्ड है तो यहाँ पर एक से अधिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, जो कि किस नाम से जाना जाएगा, आबंध आघूर्ण यानी बॉन्ड मोमेंट के नाम से। तो यहाँ तो सिंपल है कि निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े हैं क्या कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सदिश राशि होता है, नहीं सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर को क्या किया जाता है, तो जोड़ा जाता है। तो जहाँ जहाँ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा सभी जगह के द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, तो यानी कि 3 वेक्टर बनेगा। तो तीनों वेक्टर के बीच का कोण देख करके और क्या करेंगे, तो उसका वेक्टर सम करेंगे, सदिश योग करेंगे, और सदिश योग करके तब उसका जो है सो क्या करेंगे, तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, नहीं नेट द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, यहाँ भी उत्पन्न हुआ, यहाँ भी उत्पन्न हुआ, तो तीनों जगह के द्विध्रुव आघूर्ण को एक साथ क्या कहा जाता है, तो आबंध आघूर्ण कहा जाता है। नहीं तो बहुपरमाणविक अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो आबंध आघूर्ण, जो कि किसके बराबर होता है, तो विभिन्न बंधनों के बीच के द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, नहीं तो वही वेक्टर सम के क्या होता है, तो बराबर होता है। थोड़ा सा हम फिर ये जान लिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से द्विध्रुव आघूर्ण को समझने का प्रयास करेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है और इसको आखिर निकालते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ती है हमको जो किसी अणु में द्विध्रुव आघूर्ण को निकाला जाता है। और जितना हम बोर्ड पर लिखे हैं फिर उसको जो है एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होता है। और वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और जानते हैं किसके बारे में, तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि ये होता क्या है और निकाला क्यों जाता है, नहीं निकाला क्यों जाता है। तो हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो NaCl का, नहीं लिए NaCl का। अब जो है NaCl के बारे में हम इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि NaCl एक क्या होता है, तो आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे किसका, तो HCl का, नहीं और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के क्लास में, जो कि वीडियो यूट्यूब पर है, सहसंयोजक यौगिक होता है क्या। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम क्यों देख रहे हैं, क्या कारण है देख रहे हैं, तो वही द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए ये दोनों एग्जाम्पल हम देखे हैं, जिसमें एक क्या है, तो जिसमें एक आयनिक यौगिक है और जिसमें एक सहसंयोजक यौगिक है। अब जो है ये यौगिक है आयनिक, नहीं NaCl कौन सा यौगिक है, तो आयनिक यौगिक है। तो क्या ये 100% आयनिक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। और HCl अगर सहसंयोजक यौगिक है तो क्या ये 100% सहसंयोजक है, तो नहीं। यानी कि कुछ आयनिक यौगिक ऐसे होते हैं जो 100% आयनिक नहीं होते हैं, उसमें जो है क्या होता है कि कुछ सहसंयोजक, कुछ परसेंट जो है सहसंयोजक गुण क्या होता है, तो पाया जाता है। यानी 100% जो है वो आयनिक नहीं हो सकता है। और सहसंयोजक यौगिक 100% सहसंयोजक नहीं होते हैं, उसमें भी कुछ आयनिक गुण क्या होता है, पाया जाता है। तो इसी को जानने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि वो 100% आयनिक है या नहीं है और 100% सहसंयोजक है या नहीं है।
ठीक है। इसी को जानने के लिए किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो द्विध्रुव आघूर्ण का। एक और चीज, जो दिया गया अणु है वो ध्रुवीय है नहीं, ध्रुवीय है मतलब पोलर है या अध्रुवीय है नहीं, यानी कि नॉन पोलर है, ये भी जानने के लिए हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो ये भी जानने के लिए हम लोग जो है द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन करते हैं। अब जो है शुरुआत होगा यहीं से, नहीं कहाँ से, तो ध्रुवीय और अध्रुवीय से। तो पहले जान लेते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या होता है। और ये हम सहसंयोजक बंधन जब पढ़े थे तो वहाँ पर समझे थे कि ध्रुवीय किसको कहते हैं और अध्रुवीय किसको कहते हैं। एक बार फिर इसको हम रिपीट कर देते हैं कि क्या होता है ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब जो है इसको समझने के लिए हमको यानी कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से परमाणु के बीच बने बंधन को समझना होगा, तब ये हमको क्या होगा पता चलेगा। तो ध्रुवीय मतलब क्या होगा, तो अगर आपसे पूछे कि ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे, ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, तो आवेश वाले अणु को, आवेश वाले अणु को क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु। सिंपल है, नहीं आप सिंपली बता सकते हैं कि ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, यानी पोलर मोलेक्यूल किसको कहेंगे, तो आवेश वाले अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। और पूछेगा कि अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, तो आवेशहीन, आवेशहीन अणु को क्या कहते हैं, अध्रुवीय। नहीं, यानी कि जिस अणु पर कुछ न कुछ क्या हो, आवेश हो, वो क्या कहलाएगा, तो ध्रुवीय। और जिस पर कोई आवेश नहीं हो वो क्या कहलाएगा, तो अध्रुवीय कहलाएगा। नहीं, तो यानी इसका मतलब है कि ध्रुव का मतलब क्या होता है, तो ध्रुव का मतलब होता है आवेश। नहीं, ध्रुव का मतलब क्या होता है, आवेश। ठीक है, तो ध्रुवीय नाम क्यों पड़ा और अध्रुवीय नाम क्यों पड़ा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्रुवीय और अध्रुवीय, तो ध्रुवीय होगा आवेश वाले और अध्रुवीय बिना आवेश वाला। तो कैसे जो है अणु क्या होता है, तो ध्रुवीय हो जाता है यानी आवेश वाला हो जाता है, और कैसे अणु अध्रुवीय हो जाता है यानी बिना आवेश वाला हो जाता है। इसको समझने के लिए फिर हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता। क्या जानना पड़ेगा, तो विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता, नहीं विद्युत ऋणात्मकता। देखते हैं कुछ तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता, जैसे कि फ्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पांचवें पर ये और छठे पर ये। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं तत्व, तत्व में क्या पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, नहीं यही सब ना पढ़े हैं, या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, नहीं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब तत्व हम जानते हैं। और आप जानते होंगे कि अभी तक कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका है, तो 118 तत्वों का खोज हो चुका है। उन 118 तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, चौथे नंबर पर क्लोरीन, पांचवें नंबर पर ब्रोमीन, छठे नंबर पर कौन आता है, तो आयोडीन आता है। अब विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, नहीं विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, तो फिर वही एग्जाम्पल से ही ये सारा बात जो हम बोले हैं, सारा का सारा बात और द्विध्रुव आघूर्ण वाला बात भी जो है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। नहीं, तो देखते हैं, चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि Cl2। ठीक है, क्या लेते हैं, Cl2। अब जो है Cl2 लिए हैं, तो Cl2 अणु का निर्माण कैसे हुआ, नहीं निर्माण कैसे हुआ है, तो उसको भी थोड़ा जानते हैं। क्लोरीन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, दो क्लोरीन जुड़े हैं, दोनों क्लोरीन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो साझेदारी में लगाता है। तो दोनों के पास 7-7 हैं। संयोजी सेल में यानी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जरूरी, तो 1, तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और 1 को साझेदारी में भेज देता है। अब जो है ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है,
साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह घेर करके भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, ये साझेदारी वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड बनाने वाला ये पेयर है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है कौन सा है, तो बॉन्ड बनाने वाला। और एक पेयर से एक बॉन्ड क्या होता है, बनता है। और जो बच जाते हैं, यानी जितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन परमाणु पर बच जाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको लोन पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोन पेयर के नाम से। हिंदी नाम थोड़ा सा क्या है, कठिन है, तो हिंदी नाम हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर ही याद रखेंगे और लोन पेयर को लोन पेयर ही हम लोग याद रखेंगे। अब जो है देखिए, दोनों क्या है, तो समान परमाणु है, नहीं तो दोनों समान परमाणु है तो दोनों परमाणु का पावर क्या होगा, तो समान होगा। नहीं, दोनों परमाणु का पावर क्या होगा, समान होगा। जैसे आप जो है सो मोबाइल खरीदते हैं तो एक ही कंपनी का जो है, यानी कि एक ही कंपनी का दो समान मॉडल मोबाइल क्या कीजिए, खरीदिए। जैसे आईफोन 16 प्रो आता है तो आईफोन 16 प्रो आप कितना खरीद लिए, तो 2 खरीद लिए। दोनों आईफोन 16 प्रो को देखिएगा तो दोनों में जो रैम होगा और क्या क्या होता है, उसमें प्रोसेसर होगा, उसके बाद कैमरा होगा, सब कुछ क्या होगा, समान। क्योंकि दोनों जो मोबाइल आप खरीदे हैं वो कैसा मोबाइल है, तो समान मोबाइल है। नहीं तो दोनों की जो कैपेसिटी होगी, दोनों का जो पावर होगा वो क्या होगा, तो समान पावर होगा, नहीं समान पावर। लेकिन अब जो है एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो HCl। HCl जब देखिएगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, साझेदारी होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर तो लिए साझेदारी, ये भी अपना डुएट पूरा कर लिया, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब आप यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दिखाइएगा तो ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर और ये आपका क्या हो गया, तो लोन पेयर हो गया। नहीं क्या हो गया, लोन पेयर, BP इस तरह। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब जो है आप देखिएगा तो दोनों समान परमाणु है या अलग अलग परमाणु है, तो देखने पर भी पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, तो क्लोरीन है। यानी कि दोनों क्या है, तो अलग अलग परमाणु है। अलग अलग परमाणु हैं तो जब ये जैसे आईफोन 14 प्रो और आईफोन 16 प्रो है तो दो अलग अलग मोबाइल है, तो दोनों मोबाइल का जो कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा, पावर होगा, क्वालिटी होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, तो दो अलग अलग परमाणु है, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, क्लोरीन, तो दोनों का पावर क्या होगा, तो अलग अलग होगा। और ऐसे भी देखिएगा तो एक लिस्ट है बगल में कि क्लोरीन जो है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों की श्रेणी में क्या होता है, आता है। नहीं तो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों की श्रेणी में आता है, मतलब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। और हाइड्रोजन उस श्रेणी में नहीं है, तो हाइड्रोजन उस श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो इन छहों से क्या होगी, कम होगी। इन छहों से क्या होगी, कम होगी। तो अब जो है इन छहों से हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो विद्युत ऋणात्मकता का यहाँ पर मतलब क्या होगा, तो शुरू में दोनों मिलकर क्या किए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बंधन बना दिए। लेकिन बाद में जाकर के क्लोरीन के मन में थोड़ा सा बेईमानी आता है। नहीं क्या आता है, बेईमानी, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो किस तरह का बेईमानी आता है, तो क्लोरीन सोचता है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा हो जाता तो हमको हाइड्रोजन के साथ घूमने की आवश्यकता नहीं होती और हम पूरा फ्री हो जाते। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये क्या करता है, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींच लेता है। साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ क्या करता है, खींच लेता है। नहीं खींच लिया तो पहले क्या था, तो पहले जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन था ठीक दोनों परमाणुओं के बीच में था साझेदारी के समय, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चले गए, तो क्लोरीन के तरफ। तो ये जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींचा, यही खींचना जो है, नहीं अपने तरफ खींचने की क्षमता किसी भी तत्व की क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता। नहीं तो किसी भी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम या अधिक है ये कैसे पता चलेगा, तो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन कहिए या बॉन्ड पेयर कहिए। नहीं साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन कहिए या बॉन्ड पेयर कहिए, तो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्ड पेयर हो, उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता। इसका मतलब है कि इसमें फ्लोरीन अगर पहले नंबर पर आता है
तो पूरे आवर्त सारणी में बॉन्ड पेयर को अपने तरफ बहुत अधिक खींचने की क्षमता किसमें होगी? तो फ्लोरीन में। किसमें होगी? फ्लोरीन में होगी। उसके बाद किसमें होगा? तो ऑक्सीजन में। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन में होगा नहीं। तो ये सब बॉन्ड पेयर को अपने तरफ क्या करते हैं? खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं? तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अधिक है। और विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा होती है कि बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की क्षमता को ही उस तत्व की क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। खींच तो लिया, लेकिन खींचने से क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, खींचने से क्या प्रभाव पड़ा? तो खींचने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो लेता है इलेक्ट्रॉन, आप जानते होंगे, उस पर माइनस चार्ज आता है। यानी कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है, उस पर क्या आता है? माइनस चार्ज। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर क्या आता है? तो उस पर प्लस चार्ज आता है। नहीं, प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर होगा क्या? तो हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश का निर्माण होगा। ठीक है। तो इसके अणु को अगर हम बंधन के माध्यम से दिखाएंगे तो और आगे कैसे दिखा सकते हैं? तो HCl और इसमें H पर आंशिक धन आवेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश। अब ये आंशिक धन आवेश या आंशिक ऋण आवेश क्या होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे अभी कि क्या होता है। ठीक है। अब जो है आंशिक धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कोई परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है। तो उस पर +1 चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है तो +1 चार्ज, और जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर -1 चार्ज। अगर कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो +2 चार्ज, और कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2 चार्ज। कोई परमाणु अगर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो +3 चार्ज, और कोई परमाणु यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर क्या आता है? तो -3 चार्ज आता है। लेकिन यहाँ हुआ क्या है? तो यहाँ हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को दिया नहीं, वो क्लोरीन को दिया नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बीच में से खिसक करके किसके तरफ चला गया है? तो क्लोरीन के तरफ। नहीं, किसके तरफ? तो क्लोरीन के तरफ। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यानी कि कोई सामान है, नहीं, जैसे आप किसी रूम में रहते हैं, 2 लड़का मिल करके रहते हैं, और 2 लड़का मिल के रहते हैं और एक ही रूम में रहते हैं, तो एक रूम में एक ही पंखा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। नहीं, एक ही पंखा की आवश्यकता होगी। आप मार्केट गए और मार्केट जा करके और दोनों मिल करके वो पंखा खरीदे। दोनों मिल करके मतलब दोनों बराबर बराबर पैसा लगा करके पंखा को क्या किए? खरीदे। अब उस पंखा का क्या कर रहे हैं? तो दोनों मिल करके उपयोग कर रहे हैं। तो ये खरीदना क्या कहलाता है? तो साझेदारी में खरीदना कहलाता है। अब क्या हुआ कि जो दूसरा लड़का आपके साथ रहता था वो एक दिन रूम खाली करके चला गया। रूम खाली करके गया, नहीं, तो वो अपने साथ पंखा भी खोल करके क्या किया? ले गया। और आप जो है सो उसको कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ बोले तो वो आपसे झगड़ा करने लगा, लेके चला गया। लेकिन वो पंखा जो लेके गया है, ठीक, लेके चला गया, लेकिन वो पंखा खरीदा हुआ किसमें है? तो साझेदारी में है। आप कभी भी उस पंखे पर अपना दावा ठोक सकते हैं कि नहीं, इस पंखा में मेरा भी पैसा क्या है? लगा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे वो हाइड्रोजन इसको दिया नहीं, तो हुआ क्या? तो वो इलेक्ट्रॉन बीच में से किसके तरफ खिसक के चला गया? तो क्लोरीन के तरफ। नहीं, तो वास्तव में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं होता है, ठीक बीच से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ क्या होता है? जाता है, जिसके कारण आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश। तो आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश होता क्या है? तो उसको भी देखते हैं। आंशिक धन आवेश या ऋण आवेश, ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से छोटा मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो आप जानते होंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब ये जो आवेश बनता है इलेक्ट्रॉन के बीच में से थोड़ा सा क्लोरीन के तरफ खिसकने के कारण वो आवेश का मान कितना होता है? तो वो आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम से भी क्या होता है? छोटा।
नहीं, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से भी छोटा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से भी क्या होता है, छोटा। कौन सा, तो आंशिक धन आवेश या ऋण आवेश। तो आंशिक धन आवेश को डेल्टा प्लस द्वारा और आंशिक ऋण आवेश को डेल्टा माइनस द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। नहीं, डेल्टा माइनस द्वारा दिखाते हैं। तो डेल्टा का मान कितना आता है, तो डेल्टा का मान इससे भी छोटा होता है। नहीं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो आंशिक धन और ऋण आवेश क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि ये जो अणु बना, इस अणु में दोनों परमाणुओं पर किसका निर्माण हो गया, तो दोनों परमाणुओं पर आवेश का निर्माण हो गया। नहीं, किसका निर्माण हो गया, आवेश का। तो जब ये आवेश का निर्माण हुआ मतलब ध्रुव का निर्माण हो गया। नहीं, ध्रुव का निर्माण हो गया तो ये अणु कैसे कहलाएंगे, अणु, तो ध्रुवीय अणु। नहीं, और यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, तो दोनों परमाणु समान थे और जो बॉन्ड पेयर था यानी साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन ठीक दोनों के बीच में ही रहा। ये बॉन्ड पेयर न तो इसके तरफ गया ना ही इसके तरफ, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता या बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की क्षमता क्या थी, तो समान थी। तो ठीक दोनों के कहाँ रह गया, तो बीच में ही रह गया। इसलिए यहाँ पर न तो आंशिक धनावेश का निर्माण हुआ और ना ही आंशिक ऋणावेश का। तो यहाँ धनावेश और ऋणावेश नहीं बन रहा है, मतलब ये कैसा होगा, तो अध्रुवीय। और यहाँ पर आंशिक धनावेश और ऋणावेश यानी कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव का निर्माण हो रहा है, यानी कि आवेश का निर्माण हो रहा है। तो ये कैसा अणु कहलाएगा, तो ध्रुवीय अणु कहलाएगा। नहीं, अब जब ये ध्रुवीय अणु हुआ, नहीं ध्रुवीय अणु हुआ, तो इसमें हम द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो कैसे द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए कहा था क्या, तो कहा था कि आवेश के परिमाण में, नहीं आवेश के परिमाण में मतलब आवेश के मान में, यानी आवेश कितना है, तो आवेश कितना है ये आप देखे हैं 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से छोटा। नहीं, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से क्या, तो छोटा। ठीक है, तो छोटा, तो आवेश का परिमाण इससे छोटा, तो आवेश का परिमाण या आवेश का मान पता चल गया। आवेश के मान में क्या करना पड़ेगा, तो ये जो दोनों आवेश है ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित है उस दूरी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद हमको किसका मान निकल जाएगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल जाएगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल जाएगा। तो इसमें हम अब चूंकि ये ध्रुवीय अणु हो गया तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी हम दिखा सकते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाने के लिए हमको यानी कि इस परमाणु के ऊपर एक क्रॉस तीर का चिन्ह खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, तो क्रॉस तीर का चिन्ह खींचना पड़ेगा। नहीं, और क्रॉस तीर के चिन्ह का पूंछ जो है किधर रहेगा, तो धन आवेश के तरफ, और सिर किधर रहेगा, तो ऋण आवेश के तरफ। नहीं, तो किसी अणु में द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दिखाया जाता है ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कितने वेक्टर का निर्माण हुआ है, तो एक ही वेक्टर बना है। तो यहाँ पर जो है कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकालना हो, कुल द्विध्रुव आघूर्ण। तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण मतलब म्यू नेट निकालना होगा, तो उसका कुछ न कुछ मान आएगा। कैसे आएगा, तो ये आवेश का कुछ न कुछ मान तो होगा ही, और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पर क्या होंगे, तो उपस्थित होंगे ही। तो म्यू नेट जो होगा वो इसमें ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 से क्या होगा, तो बड़ा होगा। अब बहुत सारा एग्जाम्पल या हम देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कैसे द्विध्रुव आघूर्ण को उसमें दर्शाते हैं और उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो अलग अलग अणुओं में हम अब प्रयास करेंगे यानी कि निकालेंगे कि कैसे द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाया जाता है और उसका मान क्या किया जाता है, निकाला जाता है। नहीं, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मान।
जैसे कि फिर वही से शुरुआत करते हैं। पहला में लिए थे Cl2, Cl2 का संरचना बनाएंगे तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इस अणु में देखेंगे तो किसी भी परमाणु पर आवेश है ही नहीं, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 नहीं। उसी तरह दूसरा F2 लेते हैं। F2 में देखेंगे पहले बंधन की व्यवस्था देखने के बाद देखेंगे परमाणु पर आवेश है या नहीं है, तो नहीं है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण इसमें क्या हो जाएगा, तो 0। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं Br2, नहीं, इसमें भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, मतलब कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0। उसी तरह चौथा I2, इसमें देखते हैं I, इसमें भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण 0। पांचवा देखते हैं CO2 में बंधन की व्यवस्था C डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस और कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज। द्विध्रुव आघूर्ण दिखाना होगा तो यानी कि क्रॉस तीर चिन्ह का सिर किधर रहेगा, तो माइनस के तरफ नहीं, और पूंछ प्लस के तरफ। इसमें भी सिर इसके तरफ, तो माइनस के तरफ, और पूंछ यानी कि प्लस के तरफ। अब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो दो वेक्टर जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उसका जब सदिश योग कीजिएगा, वेक्टर सम कीजिएगा, तो उसका परिणामी मान जो है यानी कि उसका जो कुल मान आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, 0। ये फिजिक्स में पढ़ना है कि दो वेक्टर जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उसका जो है सो कुल मान यानी कि जोड़ने पर जो कुल मान प्राप्त होगा वो कुल मान क्या होगा, 0। तो कुल मान 0 होगा, यानी कि ये द्विध्रुव आघूर्ण इसके द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पर भी म्यू नेट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह पांचवा में देखेंगे, छठा में C2H2, इसमें पहले बंधन देखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और H। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक, तो कार्बन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, तो द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ऐसे, और फिर इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ऐसे। फिर दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ भी म्यू नेट क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, म्यू नेट 0। और हम बोले थे इससे हमको अणु के बारे में पता चलेगा कि अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो इस सारे अणु को आप एक साथ कह सकते हैं कि ये सारे के सारे अणु कैसे हैं, तो अध्रुवीय हैं, ठीक है। अब कुछ आगे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि टाइप, यानी कि ये एग्जाम्पल टाइप ए में और ये टाइप बी में पहला। जैसे ए बी टाइप का, तो ए बी टाइप का देखेंगे तो जैसे देखते हैं कौन कौन, तो ए बी टाइप के पहला में HF, दूसरा में HCl, और तीसरा में HBr, और चौथा में HI। पहले तो बंधन की व्यवस्था, तो बंधन दिखाएंगे इसमें, तो बंधन HF, HCl, HBr, HI। अब जानते हैं इस पर डेल प्लस, इस पर डेल माइनस, इस पर डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस। द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ, द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, नहीं, यानी कि चारों के चारों अणु में एक एक वेक्टर है। तो एक वेक्टर है तो उसका कुछ न कुछ जो है यानी कि मान होगा, नहीं, कुछ न कुछ मान होगा। इसका मतलब है कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो है 0 नहीं होकर के 0 से बड़ा। इसमें भी कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 से बड़ा, इसमें भी कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 से बड़ा, इसमें भी कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 से बड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है। क्या क्वेश्चन एराइज होता है, तो इन चारों में किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होगा, उसका क्रम बताइए। उसका क्या बताइए, क्रम बताइए। नहीं, किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक, किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे कम। तो थोड़ा सा देखते हैं, नहीं, यहाँ पर फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक और हाइड्रोजन कम,
नहीं। तो थोड़ा सा इसका वैल्यू भी देख लेते हैं। वैल्यू अगर इसका देखना चाहिएगा तो हाइड्रोजन का लगभग 2.1 और फ्लोरीन का 4 होता है। कितना होता है? 4। घटाइएगा तो ये 1.9 आएगा। किसमें? तो ये HF में आ गया। नहीं, उसके बाद क्लोरीन का देखिएगा तो क्लोरीन का होता है यानी कि क्लोरीन का 3 और हाइड्रोजन का 2.1 यानी 0.9। उसके बाद ब्रोमीन का देखिएगा तो 2.8 और 2.1 यानी 0.7 और उसका आयोडीन का तो 2.5 और इसका 2.1 तो 0.4। ये हम विद्युत ऋणात्मकता का क्या लिखे हैं? वैल्यू लिखे हैं। ये फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, ये ब्रोमीन का, हाइड्रोजन का, और ये आयोडीन का और ये हाइड्रोजन का लिखे। ठीक है, लिखे हैं और उसी को घटाए। अब देखिए यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कितना आता है? तो 1.9, यहाँ 0.9, 0.7, 0.4। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता में अंतर HF में आता है। मतलब HF में जो डेल्टा का मान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम यानी कि डेल्टा का मान यानी आवेश का जो मान होगा किसमें होगा? तो HI में। नहीं, यानी आवेश का जो परिमाण होगा, आवेश का जो मान होगा वो HI में सबसे कम और HF में क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। नहीं, तो यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण निर्धारित किससे करेंगे? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है Q × R। तो किसको हम प्राथमिकता देंगे? तो प्राथमिकता देने का मतलब यहाँ पर क्या है? तो आप देखिएगा तो आयोडीन के परमाणु का आकार बड़ा जबकि फ्लोरीन के परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा। तो यानी कि I के लिए R का मान सबसे अधिक नहीं, सबसे क्या होगा? अधिक होगा और F के लिए R का मान सबसे छोटा होगा। नहीं, सबसे छोटा, क्योंकि फ्लोरीन के परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा और आयोडीन के परमाणु का आकार बड़ा। तो गुना तो दोनों को करना पड़ता है, आवेश को भी गुना करना पड़ता है और आवेश के बीच की दूरी को भी। तो हम आते हैं यानी HI में। तो HI में आने पर क्या होता है? तो HI में यानी कि आवेश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और HF में आवेश के बीच की दूरी क्या होती है? घट जाती है। जबकि HF में आवेश का मान बढ़ जाता है और इसमें आवेश का मान क्या होता है? घट जाता है। नहीं, आवेश का मान घट जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि हम यानी कि आवेश को प्राथमिकता देंगे। नहीं, यानी आवेश को लेके चलेंगे या आवेश के बीच की दूरी को लेके चलेंगे। यानी किसको आधार बना के हम फर्स्ट पोजीशन पर लाएंगे और किसको आधार बना के हम जो है उसको लास्ट पोजीशन पर लाएंगे। तो हमेशा आवेश को प्राथमिकता दिया जाता है। कुछ अपवाद हैं, ठीक है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन हमेशा किसको प्राथमिकता दिया जाता है? तो आवेश को। यानी कि आवेश का मान जिसमें अधिक होगा उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? अधिक। तो इसका मतलब है कि HF में आवेश का मान क्या आएगा? तो सबसे अधिक। तो HF में आवेश का मान सबसे अधिक आएगा, मतलब HF के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम पूछे तो फर्स्ट वाले का अधिक है सेकेंड से और सेकेंड वाले का अधिक है थर्ड से और थर्ड वाले का अधिक है फोर्थ से। यानी पहला पोजीशन पर कौन आ गया? तो HF आ गया। ठीक है, HF आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि और मान लीजिए अलग अलग अणु हो तो उसमें हम कैसे द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे कि ये तो था फर्स्ट में AB टाइप, अगर हमको AB2 टाइप रहे, नहीं क्या रहे? AB2 टाइप रहे, तो उसमें क्या होगा? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में BeCl2, तो पहले इसमें बॉन्ड दिखाएंगे। तो यहाँ पर BeCl और Cl, बेरिलियम धातु होता है, क्लोरीन क्या होता है? अधातु होता है। नहीं, और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता तो आप जानते हैं बहुत अधिक होती है। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को दिखाएंगे तो इस तरह और इसमें इस तरह। यहाँ पर दो बंधनों के बीच क्या हुआ है? द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या कहेंगे? आबंध आघूर्ण। यानी कि इन दोनों को हम क्या कहेंगे? आबंध आघूर्ण। अब जो है यानी इस अणु में कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वो कैसे निकालेंगे?
तो म्यू नेट निकालने के लिए आप पढ़े हैं कि ये द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वेक्टर होता है और वेक्टर को जोड़ना पड़ता है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, तो विपरीत दिशा में हैं। विपरीत दिशा में हैं तो वो दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। नहीं, क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H2O। नहीं, H2O बनाइएगा तो O और H और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर भी है। क्या है, 2 लोन पेयर भी है। तो एगो लोन पेयर को ऐसे और एगो लोन पेयर को ऐसे। ठीक है। अब जो है इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम तो इस पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक तो इस पर माइनस चार्ज। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ये, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ये होगा। ठीक है। और 2 लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी दिशा को कैसे दिखाएंगे, तो उसकी दिशा को हमेशा परमाणु से दूर दिखाया जाता है। लोन पेयर के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी दिशा को हमेशा किधर दिखाया जाता है, तो परमाणु से दूर। तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण को इस दिशा में और इसके द्विध्रुव आघूर्ण को इस दिशा में। नहीं, अब चारों वेक्टर है, चारों वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा। नहीं, चारों वेक्टर को जोड़ेंगे तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा। तो कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। सभी वेक्टर एक दूसरे से क्या है, कुछ कोण पर है। तो इसका परिणाम कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो यहाँ पर म्यू नेट क्या होगा, तो म्यू नेट ग्रेटर देन 0। तो आप कहिएगा कि सर सब जगह जो है सो आप 0 लिख देते हैं या ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, आप इसका मान लिखते कहाँ हैं। तो चूंकि आप पढ़े हैं द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा कि ये होता क्या है, तो ये होता है आवेश का परिमाण। और क्या होता है, तो आवेश के बीच की दूरी। तो परमाणु को तो देखा नहीं जा सकता है, तो क्या हम जो है परमाणु यानी अणु में परमाणु कितने दूरी पर उपस्थित है या अणु में आवेश कितने दूरी पर उपस्थित है उसको हम माप सकते हैं? नहीं, न हम माप सकते हैं और ना ही आप माप सकते हैं। तो वो मापा कैसे जाता है, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, यानी कि वो वैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया क्या होता है, मान होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है। तो वो निकाला हुआ मान किताब में आपको दिया हुआ होगा। ठीक है। उसी मान की सहायता से जो है सो द्विध्रुव आघूर्ण का एक्यूरेट वैल्यू क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसलिए हम उसका वैल्यू नहीं लिखते हैं। नहीं, तो किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा ये सब जो है किताब में डाटा दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसको स्वयं हम या आप कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको आवेश का परिमाण भी पता नहीं है कि कितना होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से छोटा होता है। और दूसरा तो यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी होगी ये भी हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है। अब जो है ये देख लिए, कुछ और थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि AB3 टाइप, ये जो है सो दूसरा हो गया। तीसरा में AB3 टाइप में पहला एग्जांपल देखते हैं किसका, तो BF3 का। BF3 में बंधनों की व्यवस्था देखना होगा। तो B और F और F यानी तीनों बंधन एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर हैं, तो तीनों बंधन एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर है। तो ये भी बात आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे 120 डिग्री लिख दिए। तो इसको जानने के लिए आपको यानी कि VSEPR एक थ्योरी है रासायनिक बंधन चैप्टर में, वो पढ़ना पड़ेगा। वहीं से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अलग अलग बंधनों के बीच कितना बॉन्ड बनता है। और किससे, तो और प्रसंकरण से, नहीं प्रसंकरण द्वारा भी, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा भी आप ये पता कर सकते हैं। अब जो है द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा, तो इस पर प्लस इस पर माइनस, तो इस दिशा में, इसमें फ्लोरीन पर माइनस और बोरन पर प्लस, फिर इसमें इधर और इधर। तो ये 2 वेक्टर इस दिशा में है, तो इसका परिणामी जो वेक्टर होता है वो इस दिशा में होता है। तो इस दोनों का परिणामी वेक्टर ये हो गया, यानी इस दोनों को मिलाने पर हमको ये वेक्टर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी क्या करेंगे, तो एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर भी म्यू नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा,
तो म्यू नेट का वैल्यू 0, और म्यू नेट का वैल्यू जब ये 0 आएगा तो आप क्या कह सकते हैं, तो म्यू नेट का वैल्यू 0 आएगा तो ये अणु अध्रुवीय होगा, ये ध्रुवीय नहीं होगा। ठीक है, ये ध्रुवीय नहीं होगा। अब जो है और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और कई एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या किए गए हैं, तो पूछे गए हैं। और जिनको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है, तो वो क्वेश्चन है देखते हैं। आपसे पूछेगा NH3 है और तथा NF3 है, दोनों में से किसके नहीं म्यू का मान क्या होगा, तो अधिक होगा, किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, अधिक होगा। ये हमको क्या कीजिए, बताइए। तो देखते हैं हम लोग कि किसका मान अधिक होगा, किसका मान कम होगा। अब जो है पहले तो हम जानते हैं कि पहले बंधनों की व्यवस्था अणु में देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। तो NH3 का संरचना बनाते हैं, तो NH H और H, और इस पर एगो लोन पेयर भी रहता है, फिर NF F और F, और नाइट्रोजन पर एगो लोन पेयर भी रहता है। अब जो है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है आप जानते होंगे कितना होता है, तो नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। नाइट्रोजन की यानी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, नहीं तो फ्लोरीन का 4 और ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का भी क्या होता है 3, तो 3 हो गया। तो 3 में से कितना को घटाना होगा, तो यहाँ 3 में से नहीं, 3 में से 2.1 को, तो कितना होगा, तो 0.9 किसके लिए होगा, तो ये होगा NH3 के लिए। ठीक है, और NF3 में चलते हैं, तो NF3 में तो नाइट्रोजन का यहाँ फ्लोरीन और नाइट्रोजन है, तो फ्लोरीन का 4 और नाइट्रोजन का 3, दोनों का अंतर अगर लेंगे तो 1 आएगा, किसमें, तो NF3। ठीक है, NF3। अब जो है ये तो हो गया अंतर, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे फिर बढ़ते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, उसको जानते हैं कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा आपको दिखाना होगा, तो कैसे दिखाइएगा, तो ये कम विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक, ये धनावेश, ये ऋणावेश, तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ, और लोन पेयर का हमेशा परमाणु से दूर, परमाणु से क्या होगा, दूर। तो 1 2 3 4 कितने वेक्टर को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 4 वेक्टर को, 4 वेक्टर को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो ये मान प्राप्त होता है, नहीं ये एक्सपेरिमेंटल जो मान है उसको हम लिख देते हैं 4.90 डिवाइड 4.90 डिवाइड, नहीं तो इसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मान 4.90 डिवाइड, यानी चारों द्विध्रुव आघूर्ण को जब जोड़ते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंटल मान कितना प्राप्त होता है। अब इसमें तो इसमें नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक, मतलब फ्लोरीन पर ऋण आवेश, नाइट्रोजन पर धन आवेश, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, और लोन पेयर का परमाणु से दूर। तो यहाँ 3 वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और लोन पेयर के कारण बॉन्ड यानी बॉन्ड के बीच जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, बॉन्ड के बीच जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है लोन पेयर के कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण से छोटा ही होता है। क्या होता है, छोटा ही होता है। यानी कि पूछेगा कि यहाँ तो एक ही लोन पेयर है और एक लोन पेयर के कारण कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ होगा, और यहाँ पर कितना, तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। ठीक है, लोन पेयर अधिक द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट इस दिशा में आएगा और एक इस दिशा में है, नहीं एक इस दिशा में है। अब जो है यानी कि तीनों को जोड़ने के बाद इस मान को हमको तीनों के जोड़ में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो यहाँ पर म्यू नेट का मान जो आता है वो 0.80 डिवाइड। तो आप देख करके बता सकते हैं कि किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है, अधिक है, और क्यों अधिक हुआ वो कारण भी हम लोग समझ गए। ठीक है,
तो यही होता है द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें जो आपका प्रॉब्लम है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे।